मैं उमेश पांडे। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। इसी नज़दीकी को देखते हुए आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th से रिलेटेड कई प्रकार की वीडियोस बनाई जा रही हैं, जिसमें कई तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं से रिलेटेड वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। और मैं उम्मीद करता हूं इन सभी वीडियो में आप लोग लाइव एक्टिव रहते होंगे। जी हाँ, आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th साइंस के मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें ऐड किया गया है और इसके बारे में समझाया भी गया है। कई तरह की समस्याएं तब देखने के लिए मिलती है जब बच्चा कॉपी और एग्ज़ाम में बैठे हुए उस प्रश्न पत्र को देखता है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उसको डाउट होता है कि इसमें आंसर क्या देना है। जी हाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आंसर लिखना क्या है। जी हाँ, आज सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को समझाने के साथ साथ सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझाया गया और मैं उम्मीद करता हूँ एंड तक वीडियो आप लोग ज़रूर देखोगे। इसी के ठीक आधे घंटे बाद, ये वीडियो ख़त्म होने के ठीक आधे घंटे बाद आप लोगों को एक और वीडियो मिलेगी इसी चैप्टर से रिलेटेड। और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो चुकी होगी कि आगे वाली वीडियोज़ में आप लोग लाइव एक्टिव रहते हुए सारे क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दोगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाली सभी वीडियो में आप लोग लाइव ज़रूर रहोगे। चलिए समझते हैं एक एक पॉइंट्स को आज की इस एक्सरसाइजेस के माध्यम से, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में आप लोगों से पूछी जा रही है चैप्टर 16 से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आप लोगों से पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। जी हाँ, इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा कथन असत्य है। जी हाँ, गलत कौन सा कथन है ये आपको बताना है, कौन सा स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, क्या आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा? फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को। तो पहला ऑप्शन है, जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, उनसे हमको कई तरह की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। उनसे हम लोग कई तरह के उत्पाद बनाते हैं, जैसे फर्नीचर वगैरह, डोर दरवाजे वगैरह। ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलनी? इन्हीं फॉरेस्ट की सहायता से ही हमको इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्या आपको लगता है ये ऑप्शन गलत होगा? अगर नहीं लगता कि ये ऑप्शन गलत नहीं है तो चलिए सेकंड वाले ऑप्शन को जान लेते हैं। फॉरेस्ट हैव ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। क्या आपको लगता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं बड़े बड़े, उसमें वैरायटी या फिर डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं? डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आप लोगों को जंगल में दिखाई देते हैं। अगर ये कथन सत्य है तो ये असत्य तो हो नहीं सकता फिर। तो चलिए सी पर चलते हैं। सी में क्या पूछा गया है? फॉरेस्ट डू नॉट कंजर्व सॉइल। जी हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉइल इरोजन के बारे में। उस समय आपने देखा होगा कि जो सॉइल इरोजन होता है उसमें क्या होता है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल क्या होती है, इरेज हो जाती है, हट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो क्या लगता है फॉरेस्ट डू नॉट कंजर्व, सॉइल को कंजर्व नहीं करते हैं, प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। इसी की वजह से, इन्हीं की वजह से, फॉरेस्ट की वजह से जो मिट्टी की ऊपर की लेयर होती है वो बनी रहती है। ये आप लोगों ने सॉइल इरोजन या सॉइल कंजर्वेशन में पढ़ा था। जी हाँ, अगर आपको लगता है यही स्टेटमेंट रॉन्ग है तो ये अच्छी बात है। चलिए फिर भी फोर्थ वाला ऑप्शन भी समझ लेते हैं। फॉरेस्ट कंजर्व वाटर। जी हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन, जब आप लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपीरेशन पढ़ रहे थे, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जी हाँ, यही वाटर वेपर कहाँ जाता है? हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है और बादलों का निर्माण करता है। उसी से बारिश को जो अट्रैक्शन मिलती है या फिर अट्रैक्ट जो बारिश को करते हैं, ये जो रेन वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, वो यही फॉरेस्ट होते हैं। इन्हीं की वजह से बारिश या बरसात होती है। अगर आपको लगता है पहले का सी आंसर सही है तो बताना चाहूँगा कि आपका आंसर सही हो सकता है। कमेंट करते जरूर चलें। इसके आंसर्स को आप लोगों को जल्द ही बता दिया जाएगा। आप लोग कॉपी पर भी अपने आंसर्स जरूर लिखें जिसमें आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। जो भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों का रॉन्ग होता है उसको ध्यान से आप लोग बोर्ड के लिए तैयार कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। सेकंड में आप लोगों से पूछा गया द इको फ्रेंडली एक्टिविटी एमंग द फॉलोइंग इज। इन चारों में से कौन सी एक्टिविटी इको फ्रेंडली होती है? मतलब हमारे एटमॉस्फेयर को अच्छे से बनाए रखने के लिए कौन सी एक्टिविटी सही ढंग से कार्यरत होती है, सही ढंग से अपना प्रॉपर वर्क करती है? पहला है यूजिंग कार फॉर ट्रांसपोर्टेशन। क्या हो सकता है कि जो लोग, हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग कार फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो हम लोग किसका उपयोग करें? कार का उपयोग करें, अपनी व्हीकल्स का उपयोग करें, अपने संसाधनों, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इधर से उधर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, डीजल पेट्रोल की गाड़ियां यूज़ करते हैं। तो आपको क्या लगता है इको फ्रेंडली ये हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गाड़ियों का प्रयोग करें ट्रांसपोर्टेशन के लिए? क्या ये सही होगा? या फिर यूजिंग
पॉली बैग फॉर शॉपिंग। तो आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग जो हम लोग करने जाते हैं उसमें क्या करें, पॉली बैग्स को ले जाएं, ये ज़्यादा सही है, इको फ्रेंडली हो सकता है ये। या फिर सी ऑप्शन, यूजिंग डाइज फॉर कलरिंग क्लोथ्स। तो कलर क्लोथ्स करने के लिए यूजिंग डाइज का इस्तेमाल करें। डाई का मतलब जो रंग देने वाली चीज़ होती है उसका इस्तेमाल हम लोग कलरिंग के लिए करें। या फिर ये चारों ऑप्शन गलत हैं। आपको क्या लगता है चारों में से कौन सा इको फ्रेंडली एक्टिविटी एमंग ऑफ द फॉलोइंग है? कौन सा आंसर सही होगा आपके अकॉर्डिंग? आंसर जरूर लिखें। अगर आपको लगता है ए ऑप्शन सही है तो ए लगाएं, बी लगता है सही तो बी लगाएं, सी लगता है सही तो सी लगाएं। लेकिन नन ऑफ दिस तो मुश्किल है, नन ऑफ दिस तो नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों में से एक ऑप्शन तो बहुत बेटर मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग आंसर जरूर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा गया आप लोगों से, विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। जी हाँ, नेचुरल रिसोर्स आप लोग पढ़ चुके हैं। नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है प्रकृति द्वारा दिए गए ऐसे संसाधनों का उपयोग जो हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से करते आ रहे हैं। जी हाँ, प्रकृति है ना हमको जीवन बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ संसाधन दिए हैं जिसका उपयोग हम लोग करते रहते हैं। तो आपको बताना है इनमें से चारों में से कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है। तो कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है? चार ऑप्शन स्क्रीन पे हैं। मैंगो ट्री, जी हाँ मैंगो ट्री, क्या ये नेचुरल रिसोर्स नहीं हो सकता? अगर हो सकता है तो चलिए सेकंड में चलते हैं। स्नेक मतलब सांप की बात की जा रही है, क्या ये नेचुरल रिसोर्स नहीं हो सकता? चलिए अगर ये भी नहीं लगता, सी पे चलते हैं। विंड, तो विंड मतलब जो वायु है, आंधी है, तूफान है, ये सब कुछ हमको कहाँ से मिल रहे थे? प्रकृति द्वारा मिल रहे थे। अब डी ऑप्शन में चलते हैं। वुडन हाउस मतलब लकड़ी का बना हुआ घर। तो आपको इन चारों में से कौन सा लगता है नेचुरल रिसोर्स और कौन सा लगता है आर्टिफिशियल रिसोर्स? तो नेचुरल ही बताना है जो प्रकृति द्वारा आपको मिला हो, प्रकृति द्वारा बनाया गया हो, या फिर आपको आंसर वो देना है जो प्रकृति द्वारा नहीं हो। तो कौन सा प्रकृति द्वारा नहीं है ये आंसर में बताना है। आप लोग समझ गए होंगे कहने का तात्पर्य क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जिसमें आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन है आर कंट्री मतलब हमारा देश वास्ट ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट, कई तरह की जो फॉरेस्ट से बना हुआ है और क्लियर्ड है एंड अ सिंगल स्पीसीज ऑफ प्लांट इज कल्टिवेटेड। और क्या होता है यहाँ पर एक प्लांट की स्पीसीज को कल्टिवेट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इसी प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा बेटर ऑप्शन आपको लगता है? तो देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया, इसका मतलब ये हुआ कि बायोडाइवर्सिटी उस एरिया में पाई जाती है, या फिर मोनोकल्चर इन दैट एरिया, मोनोकल्चर एक्टिविटीज़ वहाँ पाई जाती हैं, या फिर ग्रोथ ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट सही होगा, वहाँ की जो ग्रोथ है नेचुरल फॉरेस्ट की वो वजह है, या फिर प्रिजर्व करते हैं द नेचुरल इकोसिस्टम इन दैट एरिया। तो प्रिजर्व करते हैं क्या चीज़? नेचुरल इकोसिस्टम को इन दैट एरिया जहाँ पर प्लांट क्या किए जा रहे हैं, सिंगल स्पीसीज़ के कल्टीवेट किए जा रहे हैं। क्या ये सही हो सकता है? आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी करते चलें और अपनी कॉपी में भी लिखते चलें, जिसमें आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से आपके आंसर दिखते चलें। और आंसर जब आप लोगों को मिल जाए तो अपने आंसरों का मिलान करने के बाद अपनी मार्क्स जरूर बताएं। जी हाँ, मार्क्स से आप लोगों को पता चल जाए कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए हैं। इसलिए तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है, कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा फिर से आपको समझा सकता हूँ। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जो ग्रीन कलर होता है पौधे का वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर रहेंगे, आपके पेपर में रहेंगे, उन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है सही आंसर। तो पहला ऑप्शन क्लोरोफिल है, सेकंड है कैरोटीन है, तीसरा है ज़ैंथोफिल्स है और लास्ट में ऑल ऑफ दीज है। तो ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो प्लांट का जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आप लोगों ने पढ़ा था ग्रीन पौधे हमेशा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और दूसरी क्या चीज़ थी वो आपको याद आ रहा होगा, वही चीज़ क्या करती है? ट्रैप करती है। किस चीज़ को ट्रैप करती है? सनलाइट को ट्रैप करती है। जी हाँ, आंसर आप लोग समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आंसर आप लोगों ने दे भी दिया होगा और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपके आंसर सही भी होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंजर्वेशन इज, तो कंजर्वेशन तो आप लोग जानते ही होंगे, सॉइल कंजर्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाइल्ड कंजर्वेशन में इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ भी आप लोगों ने पढ़ा होगा।
होगा। चलिए बात करते हैं कंजर्वेशन है क्या। तो पहला ऑप्शन प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन क्या हो सकता है, प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का, ये सही हो, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्सेज जो भी चीज़ है उसको हम लोग अगर प्रोटेक्ट करते हैं, क्या यही कंजर्वेशन कहलाएगा। या तीसरा ऑप्शन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी संसाधन हमको प्रकृति द्वारा मिले हैं उनका रख रखाव, उन्हीं का प्रबंध कर देना अच्छे तरीके से, क्या ये कहलाता है कंजर्वेशन। या फिर ये तीनों ऑप्शन सही हैं, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आप लोग लगाओगे। तो आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपनी कॉपी में भी लिखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है डिफॉरेस्टेशन कॉज करता है। डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, आप लोगों ने पढ़ा था। डिफॉरेस्टेशन क्या है, यहाँ पर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट की बात की जा रही है, मतलब पेड़ों का कटाव। जी हाँ, पेड़ों को कटाव ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा शहरीकरण हो रहा है, जो गांव थे वो धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप लोग जानते भी होंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ आल्सो द मेन कॉज फॉर द डिफॉरेस्टेशन। जी हाँ, डिफॉरेस्टेशन ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे शहरीकरण के साथ साथ औद्योगिकरण पे भी प्रभाव, जो औद्योगिकरण पे भी ये जो है जोर दिया जा रहा है। जी हाँ, क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन क्या चीज़ कॉज करता है। तो क्या कॉज करेगा, अगर हम लोग अपने आसपास के जो जंगल हैं उन सबको हटा दें और उन जंगलों के स्थान पे इंडस्ट्रियलाइज स्टार्ट कर दें, या फिर उन जंगलों के स्थान पर हम लोग शहर, बड़े बड़े शहर बना दें, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। पहला ऑप्शन है लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो आपको लगता है जो वाइल्ड लाइफ बनी थी, जो उस फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ थी, वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी था कि जंगल जो होते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं, वो कई तरह के वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट होते हैं, उनके लिए निवास स्थान के तरह कार्य करते हैं। अगर आपको लगता है डिफॉरेस्टेशन कॉज करता है लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो आप लोग एक तरफ से सही हो सकते हो, लेकिन सेकेंड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन कॉज क्या करेगा, सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन। क्या लगता है अगर मान लो प्लांट हटा दिया जाए, जंगल हटा दिए जाएं, तो क्या सॉइल इरोजन कॉज होगा। आपको लगता है सॉइल इरोजन होता क्या है, पहले तो ये समझ लें। द लॉस ऑफ मतलब ऊपर की लेयर का हट जाना, टॉप मोस्ट सॉइल लेयर हट जाना, द लॉस ऑफ द अपर मोस्ट सॉइल लेयर इज रिमूव हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सॉइल इरोजन। जी हाँ, अगर आपको लगता है डिफॉरेस्टेशन कॉज करता है लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ को भी और इसके साथ सॉइल इरोजन को भी, तो दो ऑप्शन जब भी आपको मिल जाए एकदम सही, तो आंसर हमेशा ऑल ऑफ दीज ही होता है। लेकिन तीसरा आंसर पढ़ लेते हैं कंफर्मेशन के तौर पर। तीसरा है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जी हाँ, आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग शहर में रहते हो और शहर का एटमॉस्फेयर या फिर इन्वायरमेंट कैसा है। अगर पेड़ पौधों को हटा के वहाँ पर शहर बना दिया जाए, इंडस्ट्रीज़ बना दी जाए, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा, वो पॉल्यूटेड होगा। जी हाँ, डिफॉरेस्टेशन कॉज करता है ये सभी चीज़ें जो इन तीनों ऑप्शन में दी गई हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है चिपको आंदोलन, एक चिपको मूवमेंट था, वो किस चीज़ के लिए था, ये आप लोगों को ज्ञात होगा, और स्टार्टेड हुआ था इन ईयर 1972 में, कहाँ से। जी हाँ, चिपको आंदोलन वॉज स्टार्टेड इन 1972। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए तहरी गढ़वाल, ये सही होगा, या फिर भोपाल से स्टार्ट हुआ था, बी ऑप्शन, या सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, या फिर डी ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको क्या लगता है, चिपको आंदोलन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसी आंदोलन की वजह से जो पेड़ों का कटाव जारी किया गया था, इसको रोक देने में ये लोग प्रयास करते हैं और पेड़ों से क्या करते हैं, चिपक जाया करते थे और पेड़ों को कटने से रोक देते थे। जी हाँ, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, नाम लिखा हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1972 से स्टार्ट हुआ था। अभी भी चल रहा है चिपको आंदोलन, कई जगह इसको जो है एक तरह से वनोत्सव के साथ मनाया जाता है। तो आप लोगों को ज्ञात होगा ये शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है द 3 R's थ्योरी। जी हाँ, 3 R's थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं। 3 R's दैट विल हेल्प अस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज आर। तो 3 R's एक ऐसी थ्योरी होती है, 3 R's एक ऐसे संसाधन है, 3 R's एक ऐसे यूजेस हैं जिनका उपयोग हम लोग कंजर्व करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को और लंबे समय तक इसको बनाए रखते हैं। तो 3 R's बेसिकली स्टैंड्स फॉर, 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, कौन सा राइट
आंसर है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। आपको क्या लगता है? जी हाँ, बता दूं, इसके लिए कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रीड्यूस, रीसाइकिल और रीयूज़, यही इसके 3 एकदम सही ऑप्शन है। अगर जहाँ पर भी आपको सही लिखे आप लोग लगा सकते हैं। सिंपल टर्म में आप लोगों से पूछा गया है और मैं उम्मीद करता हूँ ये आंसर आप लोग बिल्कुल सही लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक स्मॉल चेक्स डैम्स अक्रॉस द फ्लडेड गलीज बिकॉज दे, मतलब ये इतना ज़रूरी क्यों होता है किसी भी चेक डैम्स अक्रॉस, मतलब चेक डैम के आसपास छोटे से फ्लडेड गलीज जो होती हैं उनको क्यों बनाया जाता है, कारण क्या है, ये करते क्या है, इनका उपयोग कहाँ पर होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। पहला ऑप्शन, इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं होल्ड वाटर फॉर इरिगेशन, मतलब जो गलीज बना दी जाती हैं उनका इस्तेमाल हम लोग होल्ड करते हैं, वाटर को, पानी को रोकने के लिए करते हैं और इसका इस्तेमाल इरिगेशन में, सिंचाई में हम लोग करते हैं। पहला ऑप्शन। सेकंड है होल्ड वाटर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, पहला ऑप्शन समझ गए। दूसरा क्या है, वाटर को होल्ड कर देते हैं जिसकी वजह से हम लोग प्रिवेंट कर पाते हैं सॉइल इरोजन को, ये सही होगा। या फिर रिचार्ज ग्राउंड वाटर, रिचार्ज का मतलब जो ग्राउंड वाटर, पानी जो है ग्राउंड वाटर वाला वो धीरे धीरे समाप्ति की तरफ चल रहा है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, रिचार्ज करने के लिए, दोबारा से फिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या फिर होल्ड वाटर परमानेंटली वाटर को होल्ड करने के लिए सही ऑप्शन होगा। क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, द मोस्ट appropriate definition of any natural resources is that it is substance that is, तो नेचुरल रिसोर्सेज की सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन इनमें से कौन सी हो सकती है? सब्सटेंस दैट इज। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है प्रेजेंट ओनली ऑन हैंड, जो हमारे हाथों में रहते हैं, इस्तेमाल जिनका हम लोग अपने द्वारा करते हैं, क्या ये सही होगा? या फिर बी ऑप्शन अवेलेबल ओनली इन फॉरेस्ट, जो भी संसाधन हमको फॉरेस्ट से मिलते हैं इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, क्या ये सही होगा? या सी ऑप्शन अ मैन मेड सब्सटेंस प्लेस इन नेचर, जो भी संसाधन मैन मेड के द्वारा जो सब्सटेंस होते हैं, जो प्लेस किए जाते हैं किसी प्रकृति में, ये सही होगा। या फिर अ गिफ्ट ऑफ नेचर विच इज़ यूजफुल फॉर द मैनकाइंड, ये ऑप्शन आपको क्या लगता है सही होगा कि नेचर द्वारा, प्रकृति द्वारा हमको दिया गया उपहार है जिसका यूज़ हम लोग मैनकाइंड के तौर पर करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी संसाधनों का उपयोग हम लोग अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार कर रहे हैं और विवेकशील होकर ही इसका इस्तेमाल आगे तक हम लोग करते रहेंगे। चलिए बात करते हैं 11th के 4 ऑप्शन जो आपको बताए गए, इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, अप्रोप्रिएट डेफिनेशन होगी किसी नेचुरल रिसोर्सेज की, वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 समझ लेते हैं। इकोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग इन बायोस्फीयर इज क्रिएटेड बाई, कहने का मतलब यहाँ पर इकोलॉजिकल आप लोगों ने पढ़ा होगा। इकोलॉजी क्या थी? हमारे एटमॉस्फेयर और हम लोगों के बीच में जो संयोजक कड़ी के तौर पर बायोटिक और एबायोटिक कंटेंट यूज़ करते हैं हम लोग, उसी की ही यहाँ पर बात की जा रही है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात की जा रही है इन द बायोस्फीयर में। तो बायोस्फीयर क्या होता है? नाम से लग रहा होगा, बायो शब्द का इस्तेमाल हम लोग तभी करते हैं जब हम लोग किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो बायोस्फीयर में रहने वाले समस्त जीवों की यहाँ पर बात की जा रही है, ये इम्बैलेंस हो जाए। तो यहाँ बात की जा रही है बायोस्फीयर की, जो क्रिएट किया जा रहा है, इम्बैलेंसिंग कर रहा है। किस चीज़ से ये इम्बैलेंसिंग हो रही है? मतलब प्रकृति का यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्बैलेंसिंग हो रही है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट को हटा दें क्या इससे क्या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा? अगर आपको लगता है बिल्कुल होगा तो आंसर ये भी सही है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्या लगता है इसकी वजह से, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की वजह से क्या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है? जबकि यहाँ पर बात की जा रही है फॉरेस्ट को बचाने की, तो बचाने में तो इम्बैलेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर ये सही है। चलिए बात करते हैं सी ऑप्शन की, प्रोडक्शन ऑफ मोर पेपर। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बनाएंगे तो आपको पता होगा ये जो पेपर होते हैं, जो न्यूज़पेपर आप लोगों के घरों तक पहुंचते हैं, या फिर जो पेपर आप लोग जिसमें लिखते हो, इसको बनाने के लिए कई तरह के ट्रीज़ को काटना पड़ता है। मतलब ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों ही मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है, ए एंड सी बोथ। अगर लगता है 12th का सी और ए दोनों ही सही है तो आप लोग डी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। जी हाँ, उम्मीद है कि आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। जल्द ही आप लोगों को इसके आंसर की दी जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग व्हाट्सएप से ज़रूर जुड़ोगे 9120025555। इसी पर ही आप लोग अपने सोल्यूशंस को भेज देना है। आप लोगों की इवैल्यूएशन करने के बाद आप लोगों के मार्क्स बता दिए जाएंगे और आंसर की आपको भेज दी जाएगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसमें आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर ऑयल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन, तो सबसे ज़्यादा जो ऑयल है, अब ये कौन सी ऑयल है? ये यहाँ मस्टर्ड ऑयल नहीं बात की जा रही है, जो फॉसिल फ्यूल से तैयार की गई ऑयल है यहाँ पर उसी की बात की जा रही है। मेजर ऑयल डिपॉजिट्स है जो स्टोर हुई है
कहाँ पर पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, पर्शियन गल्फ में, यूएसए में, इंडिया में या फिर नेपाल में। 4 में से आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा ऑयल कहाँ पर डिपॉजिट है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आप लोगों से सिंपली पूछा जा रहा है विच लेयर लाइज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। तो आप लोगों ने अर्थ सरफेस की 5 लेयर पढ़ी होंगी, जी हाँ, जिसमें पहली लेयर आप लोगों ने पढ़ी थी ट्रोपोस्फियर की, उसके बाद आप लोगों ने सेकंड लेयर पढ़ी थी स्ट्रेटोस्फियर की, तीसरी लेयर जो आप लोगों ने पढ़ी थी उसका नाम था ओजोन लेयर, जी हाँ, मेसोस्फियर भी इसको बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं, जो अगली लेयर थी जिसमें आप लोगों ने सीखा था कि कई तरह के आयंस मिलते हैं वहाँ पर, तो इसको बोल सकते हैं एक्सोस्फियर, जी हाँ। उसके बाद आयन मंडल होता है, आयनोस्फियर होता है। यही 5 लेयर आप लोगों के एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। और बात क्या की जा रही है इस क्वेश्चन में, आप लोगों से सिंपली पूछा जा रहा है विच लेयर लाइज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। सबसे क्लोज होता है अर्थ के, वो कौन सी लेयर होती है जो सबसे ज़्यादा क्लोज होती है अर्थ के। मतलब धरती पर अगर हम लोग रहते हैं तो हमारे आसपास की जो लेयर होती है उसी को ही कहेंगे धरती की सबसे क्लोजेस्ट लेयर। तो आपको क्या लगता है सबसे पहली लेयर जो ट्रोपोस्फियर थी, इसी ट्रोपोस्फियर पे ही बादलों का निर्माण होता है। जी हाँ, बात करें अगर एरोप्लेन के उड़ने की तो ये एरोप्लेन इन्हीं बादलों के ऊपर उड़ता है। मतलब स्ट्रेटोस्फियर पर ये जो एरोप्लेन होते हैं उनको उड़ान भरने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि बादल हमेशा एरोप्लेन के नीचे होते हैं जो कि ट्रोपोस्फियर पे पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको और अच्छे समझ लेते हैं। विच लेयर लाइज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। पहला है स्ट्रेटोस्फियर, दूसरा है मेसोस्फियर, तीसरा ट्रोपोस्फियर है और चौथा है थर्मोस्फियर। जी हाँ, चारों में से आपको क्या लगता है सही आंसर कौन सा होगा? अगर आप लोग स्ट्रेटोस्फियर की तरफ चलेंगे तो बता दूं 0 से लेके 51 किलोमीटर तक जाने पर आपको ट्रोपोस्फियर की लेयर मिलती है, और उसके ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेटोस्फियर मिलेगा। इसी स्ट्रेटोस्फियर से आप लोगों को ओजोन गैस मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जी हाँ, ओजोन लेयर की अगर बात की जाए या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ओजोन लेयर किस लेयर पर पाई जाती है, ओजोन गैस किस लेयर पर पाई जाती है एटमॉस्फेयर के, तो स्ट्रेटोस्फियर ही आंसर सही होगा। कभी भी ओजोन लेयर मत लगाएं, आंसर गलत हो सकता है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आप लोगों से सिंपली पूछा गया तेहरी डैम। कई तरह के डैम आप लोगों ने पढ़ा होगा, भाखड़ा नागल टैंक भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर जो प्रश्न है वो तेहरी डैम से रिलेटेड है। ये कहाँ पर है, किस रिवर पर है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये आप लोगों ने SST में भी पढ़ा होगा, आप लोग साइंस में भी पढ़ रहे हैं, और आपको ये अच्छी बात है कि ये आप लोग जो है शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हो तो आपको अच्छे से याद होगा। तो तेहरी डैम इज़ रिलेटेड टू विच रिवर। पहला है, क्या ये गंगा नदी के ऊपर बनाया गया डैम है या फिर जमुना नदी के ऊपर बनाया गया डैम है? डैम तो आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पर डैम का मतलब बांध से है जो किसी नदी के ऊपर बनाए जाते हैं, और इसके कई तरह के उपयोग होते हैं जो आप लोगों ने अपने क्लासेस में पढ़ा होगा। तीसरा है, नर्मदा नदी के ऊपर क्या तेहरी डैम पाया जाता है? या फिर लास्ट ऑप्शन ब्रह्मपुत्र नदी। आपको क्या लगता है इन चारों नदियों में कौन सी नदी से रिलेटेड है तेहरी डैम? आंसर जरूर दें, कॉपी में लिखते चलें, आंसर बताते चलें, कमेंट बॉक्स करते चलें, और क्या करना है व्हाट्सएप जरूर कर देना, जिससे आप लोगों का इवैल्यूएशन हो सके और आप लोगों को आपके मार्क्स बताए जा सकें। आंसर शीट जल्द ही आप लोगों को दे दी जाएगी, जिससे आप लोग स्वयं भी अपनी कॉपियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। विच टेक्निक ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इज़ पॉपुलर इन केरला। जी हाँ, वाटर हार्वेस्टिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। वाटर को कंजर्व करने की एक प्रोसेस होती है वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब बारिश का पानी अगर आप लोग स्टोर कर रहे हैं तो इसको भी हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग के तौर पर देखते हैं। तो कौन सी टेक्निक, ठीक है, कौन सी तकनीकी का उपयोग हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग के तौर पर करते हैं जो कि पॉपुलर है कहाँ पर? केरला में। तो केरला में कौन सी वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक पॉपुलर है, ये आपको बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा भी गया है लास्ट ईयर पेपर में बोर्ड के। तो यहाँ पर कुल्स है, KULHS, कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कुल्स में। तो कुल्स का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, वाटर हार्वेस्टिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले ये भी एक टेक्निक है जो आपके कोर्स में रखी गई है। उसके बाद बांद्रस है, तीसरा है कटलस है, और लास्ट ऑप्शन है सुरन गैम्स। ठीक है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर एक तरह की एक सुरंग की बात की जा रही है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि छतों पर आप लोगों ने कई तरह के जो है हौज टाइप के बनाए होते हैं, जिसमें जो रेन वाटर होता है वो कंजर्व हो जाता है। इसको भी हम लोग एक तरह की प्रोसेस बोलते हैं। क्या ये प्रोसेस केरला में मिल सकती है? अगर आपको चारों में से कोई एक ऑप्शन सही लग रहा है तो आप लोग आंसर देते चलें। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बोर्ड के एग्जाम नज़दीक हैं। इसी को देखते हुए आज की ये वीडियो तैयार की जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ एंड तक वीडियो आप देखते चलोगे, अपने आंसर्स बताते चलोगे और समझते भी चलोगे सारे क्वेश्चंस किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं समझाते चल रहा हूँ हर एक क्वेश्चंस की
मेथड को, हर एक क्वेश्चंस के मीनिंग्स को, जिसमें आप लोगों को समस्या उस समय ना आए जब आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, वाटर स्कार्सिटी हम लोग पता है ग्राउंड वाटर लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सा कॉज इनमें से नहीं है, ये आपको बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, अर्बन का मतलब होता है शहरीकरण की तरफ हम लोग चल रहे हैं, क्या ये आंसर सही होगा। या फिर बी ऑप्शन राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब धीरे धीरे हम लोग की दिनचर्या बढ़ती जा रही है, दिनचर्या बदलती जा रही है, हम लोग स्टैंडर्ड लिविंग की तरफ चल रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ चल रहे हैं, क्या ये इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। या फिर आंसर समझ लें इसमें क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज, कौन सा कॉज नहीं है वाटर स्कार्सिटी का। जी हाँ, पहला ऑप्शन समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तीसरा प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पर प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि जब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जो बादल बन गए थे उसी को, जो बारिश की वजह से जो बादल नीचे आते हैं, एक प्रोसेस होती है प्रेसिपिटेशन, आपने साइंस में पढ़ा होगा, इसको जाना होगा, इसके बारे में कई चीज़ें पूछी भी होंगी अपने साइंस टीचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का डी है राइजिंग डिमांड फॉर द कैश क्रॉप्स। जी हाँ, कई तरह के डिमांड जो फॉर कैश क्रॉप्स के लिए तैयार किए गए हैं, क्या इसकी वजह से भी वाटर स्कार्सिटी की जो प्रोसेस होती है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इनमें से कौन से चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कॉज करता है वाटर स्कार्सिटी। तो कौन सा कारण नहीं है वाटर स्कार्सिटी का, चार ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आंसर अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होता है। तो चार ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, आप लोगों ने एग्जॉस्टिबल के बारे में तो पढ़ा ही होगा, एग्जॉस्टिबल में आप लोगों ने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल भी पढ़ा होगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, चलिए चारों पढ़ देता हूँ। पहला है फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट क्या इनएग्जॉस्टिबल हो सकता है। सेकंड है मिनरल्स, क्या मिनरल्स हो सकता है। सी है कोल, और लास्ट में डी दे रखा है वाटर। तो चारों ऑप्शन में आपको कौन सा सही ऑप्शन एज कंपेयर टू इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग लगता है। आंसर कमेंट बॉक्स में भी करें, आंसर अपनी कॉपी में भी लिखें, आंसर देते चलें, समझते चलें क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन बोर्ड में आ भी सकते हैं, हर एक सेट में एक क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए हर एक चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलें। द रोल ऑफ फॉरेस्ट इज, आप लोगों ने कई तरह के रोल जो प्लेस करते हैं, फॉरेस्ट प्लेस करते हैं, इसी के बारे में आप लोगों ने कई तरह के पॉइंट्स पढ़े थे, कई तरह के फंक्शंस पढ़े थे फॉरेस्ट के, उसी में से कौन सा फंक्शन यहाँ पर है किसका, फॉरेस्ट का। तो पहला है प्रोडक्टिव, तो प्रोडक्टिव यहाँ पर जो नेचर लिया गया है वो प्रोडक्शन से लिया गया है। आप लोग जानते ही हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस इज बेसिकली ड्यू टू द रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट। जी हाँ, प्रोडक्टिविटी हो सकता है, सही है। सेकेंड है प्रोटेक्टिव नेचर, क्या फॉरेस्ट का नेचर प्रोटेक्टिव होता है। जी हाँ, एज ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट के तौर पर हम लोग फॉरेस्ट को मानते आए हैं, समझते आए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट क्या करते हैं, हमारी वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, हमारी वायु को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो ऑक्सीजन बनाते हैं उसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर शुद्ध हो पाता है। जी हाँ, ये भी सही हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है रेगुलेटिव। जी हाँ, रेगुलेटिव का मतलब यहाँ पर रेगुलर से है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन दे रहे हैं हम लोगों को, जैसे फ्रूट वगैरह का कई तरह के हम लोग क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमको कहाँ से मिल रहे हैं, इसी फॉरेस्ट से मिल रहे हैं। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, क्या लगता है ये तीनों ही ऑप्शन राइट है, ऑल ऑफ दिस पे आप लोग जाएंगे, बिल्कुल सही हो सकते हैं अगर आप लोग ऑल ऑफ दिस पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें आप लोगों से पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जी हाँ, अब बात की जा रही है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की, अच्छे से तैयार कर लें। एग्जॉस्टिबल क्या होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल क्या होते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, कहीं कोई डाउट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है फिर से समझते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनमें से कौन सा एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, आपको ये बताना है। चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला है सोलर रेडिएशन। जी हाँ, सोलर रेडिएशन को आप लोग समझ सकते हैं, जो सोलर रेज हमारी धरती तक पहुंचती हैं उसी के बारे में यहाँ बात की जा रही है। क्या सोलर रेडिएशन ये सही हो सकता है, या फिर एयर सही होगा, या वाटर सही होगा, या फिर मिनरल्स सही होगा। क्या लगता है इन चारों में से कौन सा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं,
क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते चलें और मैं उम्मीद करता हूँ आपके आंसर्स मोस्टली सभी के सही ही होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से मैं कराता चल रहा हूँ, समझाता चल रहा हूँ, इसलिए हर एक वीडियो जो भी अपलोड की जाए मेरे द्वारा आप लोग उसको अच्छे से एक्टिव रूप से देखते जरूर चलें। क्वेश्चन नंबर 21, द क्वालिटी ऑफ एन एनवायरनमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। तो क्वालिटी आप लोग जानते ही होंगे, क्वालिटी, यहाँ पर क्वालिटी की बात की जाए किसी एनवायरनमेंट की, हमारी प्रकृति की, इसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी को इम्प्रूव कर सकते हैं कौन सी प्रोसेस के द्वारा? चलिए समझ लेते हैं एक एक प्रोसेस किसकी, कौन सी प्रोसेस के द्वारा हम लोग अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। डी शब्द लगा है तो इसका मतलब होता है डिप्लीट, डी शब्द लगा इसी का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। तो डिस्ट्रॉय कर देना, डिप्लीट कर देना, घटा देना, इरेज कर देना, ये सब सेंस किसके तौर पे यूज़ करते हैं? फॉरेस्टेशन के तौर पे। जी हाँ, फॉरेस्टेशन को हटा देना, जो आपके वन है उनको बिल्कुल हटा देना, इन्हीं को यहाँ पर बात की जा रही है डिफॉरेस्टेशन की। तो रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। तो क्या लगता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम लोग अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर पाएंगे? बिल्कुल गलत हो सकते हैं अगर आप लोग ये वाला आंसर सेलेक्ट करते हो। सेकेंड ऑप्शन है ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपको प्रकृति द्वारा जो भी संसाधन मिले हैं अगर उनका उपयोग आप लोग ओवर यूज़ करने लगो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगो, तो आप लोग जानते हैं कि आपके एनवायरनमेंट में इम्बैलेंसिंग आ जाएगी, जिसकी वजह से कई जीवधारियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर आप लोग बी ऑप्शन लगाओगे तब भी आप लोग गलत हो सकते हो। चलिए बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर। इरोजन के बारे में पूछ रहा है, क्या ये सही होगा? द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इरोजन। तो इरोजन के बारे में आप लोगों को बता दूं, इरोजन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जो इरोजन शब्द है वो लैटिन वर्ड इरोडियर से निकाला हुआ शब्द है। इरोडियर विच मीन्स होता है टू इरेज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। जी हाँ, ऊपर की लेयर का हट जाना, मिट्टी के ऊपर की परत का हट जाना, जिसमें ह्यूमस पाया जाता है और इसी वजह से कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाता है। अगर वही लेयर हट जाएगी तो क्या होगा? हमारी मिट्टी की ऊपर की लेयर हट गई तो जो पेड़ पौधे इस पर उगते हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इम्बैलेंस की तरफ चल सकता है। जी हाँ, ये ऑप्शन भी अगर आप लोग लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। लास्ट आंसर है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है टू कंजर्व आर एनवायरनमेंट। जी हाँ, ये आंसर अगर आप लोग लगाते हो तो बिल्कुल सही हो सकता है। आपके चारों आंसर में से यही आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की। तो 22 में पूछा गया खादीन सिस्टम। तो खादीन सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाटर हार्वेस्टिंग का। ये पाया जाता है किस प्रदेश में, किस देश में? देश तो चलिए याद होगा आप लोगों को, भारत देश में ये पाया जाता है, लेकिन किस प्रदेश में पाया जाता है ये आपको बताना है। क्या ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्या हिमाचल प्रदेश में पॉपुलर है, क्या हरियाणा में पॉपुलर है, या फिर गुजरात में पॉपुलर है? तो खादीन सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली फाउंड इन विच स्टेट, विच यूनाइटेड टेरिटरीज। तो क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करते चलें, जिसमें हम लोग को पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से हो रही है। क्वेश्चन नंबर 23, पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। पहला है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, दूसरा है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, तीसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, या चौथा डी बोथ बी एंड सी। एग्जॉस्टिबल के साथ ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है। क्या ये सही होगा? पेट्रोलियम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि पेट्रोलियम बनते कैसे हैं। जी हाँ, इनको बनाया नहीं जा सकता। आप लोगों को ज्ञात होगा कई हजार साल पहले धरती पर जो उथल पुथल आई थी, जिसकी वजह से कई जीवधारी धरती के नीचे दब गए थे, और स्पेशल यहाँ पर एक टेम्परेचर था और एक प्रेशर था, जिसकी वजह से यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स का निर्माण हुआ था। और यहाँ पेट्रोलियम एक तरह से फॉसिल फ्यूल्स ही है। जी हाँ, फॉसिल फ्यूल्स ही है। तो क्या आंसर लगता है? फॉसिल फ्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ एग्जॉस्टिबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर डी आंसर की तरफ जाते हैं तो कहीं कुछ हद तक आप लोग सही भी हो सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर डैम। जी हाँ, डैम से रिलेटेड आपके बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है हर साल, इसलिए अच्छे से डैम के बारे में सब कुछ जानकारी कर लें। तो सरदार सरोवर डैम वॉज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो किस नदी पर बनाया गया ये बांध है जिसका नाम सरदार सरोवर डैम है? 4 ऑप्शन, पहला है गंगा नदी, दूसरा है नर्मदा नदी, तीसरा गोदावरी और चौथा है सतलुज नदी। तो सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है ये आप लोगों को ज्ञात होगा, किस नदी पर है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
डिफॉरेस्टेशन कॉज करता है किस चीज़ को? तो डिफॉरेस्टेशन बताया जा चुका है, कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होगी। ये कॉज करेगा क्या सॉइल इरोजन को कॉज करेगा, क्या एसिड रेन को कॉज करेगा, क्या ओजोन डिप्लीशन को कॉज करेगा, या फिर पॉल्यूशन को कॉज करेगा? तो आपको क्या लगता है अगर पेड़ों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हटा दें तो क्या सॉइल इरोजन होगा, एसिड रेन होगी, ओजोन डिप्लीशन स्टार्ट हो जाएगा, या फिर पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा? जो आंसर आपको प्रेफरेंस तौर पे सही लगे वही आंसर दें, कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली आप लोगों से डिफॉरेस्टेशन के कॉज के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी ये शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछा जाता है। इसकी फुल फॉर्म को भी आप लोग समझते चलें। कभी कभी ये क्वेश्चन GAP से पूछा जाता है, तो GAP का मतलब ही होता है गंगा एक्शन प्लान वॉज स्टार्टेड इन। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, कई बच्चों ने गोमती एक्शन प्लान लिख दिया था। आपको बता दूं गोमती एक्शन प्लान कुछ नहीं है, सिंपल याद करना है गंगा एक्शन प्लान जो कि स्टार्टेड हुआ था इन विच ईयर, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कब स्टार्ट हुआ था? 1975 में, 1985 में, 1995 में, या 2005 में? तो चारों में से किसी एक वर्ष ये स्टार्ट हुआ था और आज भी गंगा एक्शन प्लान चालू है। आप लोगों की जो गंगा नदी है उसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई योजना है। इसी के अंतर्गत गंगा की सफाई अभियान आज भी चालू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। हु वॉज द मास्टर माइंड ऑफ आराबारी प्रोजेक्ट? तो आराबारी प्रोजेक्ट का कौन है मास्टर माइंड? किसकी वजह से ये आराबारी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुनते ही आप लोगों को क्या याद आ रहा होगा? चिपको आंदोलन याद आ रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं है, आगे आप लोगों को और भी अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है ज्योति बसु, क्या ये सही होगा? या फिर AK बनर्जी, ये सही होगा? या फिर MS स्वामीनाथन? तो MS स्वामीनाथन का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में ग्रीन रिवोल्यूशन याद आ रहा होगा। जी हाँ, हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो यही हैं, MS स्वामीनाथन। तो क्वेश्चन भी याद कर लें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी समझ लें। क्वेश्चन नंबर 28, मैक्सिमम पेट्रोलियम इज़ यूज्ड इन। ज़्यादातर जो पेट्रोल है उसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है इस्तेमाल, ये बताना है आपको। क्या एग्रीकल्चर सही होगा, क्या शिपिंग पर्पस के लिए, क्या इंडस्ट्रीज़ में, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए? तो कौन सा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ करता है पेट्रोल? 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, सही आंसर बताना है। आखिरी सेकेंड लास्ट जो आप लोगों से पूछा जा रहा है, आराबारी प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था 1972 में, इन कहाँ से स्टार्ट हुआ था या कहाँ स्टार्ट है ये? बिहार में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, या फिर वेस्ट बंगाल में? 4 ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर होगा? कहाँ पर आराबारी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था? 1972 में स्टार्ट हुआ था, ये तो क्लियर है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे। टाइम आप लोगों को प्रॉपर मिल रहा है जिससे आप लोग आंसर देते चले, समझते चलें, कोई कंफ्यूजन है पूछते भी चले। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 16, इसी का ये आखिरी क्वेश्चन है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखी, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन में समझ लेते हैं। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टिक द रिसोर्स विच इज़ नॉट आ नेचुरल रिसोर्स। इनमें से कौन सी लिस्ट में कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं रखा गया ये आपको बताना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्सेज? तो कौन सा है? फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टिक द रिसोर्स विच इज़ नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। पहला है सॉइल। आपको लगता है सॉइल क्या है? सॉइल क्या हो सकता है? प्रकृति द्वारा दी गई हमको एक बहुमूल्य चीज़ है जिसकी वजह से आज हम लोग सॉइल पर जीवित हैं। सेकेंड है वाटर। तो वाटर इज़ मोर एसेंशियल, जिसकी वजह से आज हम लोग जीवित हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एयर, वायु अगर ना हो तो हमको ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलेगी? ये तो मोर एसेंशियल हो गया। इसका मतलब डी ऑप्शन इलेक्ट्रिसिटी अगर आप लोग लगाओगे तो हो सकता है आपका आंसर बिल्कुल सही हो। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 समाप्त हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो में एंड तक जरूर ये वीडियो देखा होगा, पार्टिसिपेट जरूर किया होगा। हर एक एंड तक क्वेश्चन आप लोग जरूर देखा करें। इसी के बाद ठीक हाफ एन आवर मतलब ठीक आधे घंटे बाद आप लोगों को इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आधे घंटे के रेस्ट के बाद आप लोग क्वेश्चन जरूर सॉल्व करोगे। मैं उम्मीद करता हूँ 15 से 20 क्वेश्चन उसमें होंगे, उसको भी आप लोग जरूर सॉल्व करो जिससे ये चैप्टर आप लोगों को पूरी तौर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQ में वो आप लोग अच्छे से सही कर सको। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।